क्लास में। आज हमारी साइंस की फर्स्ट चैप्टर की सेकंड क्लास है। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, क्रॉप्स के बारे में कि क्रॉप्स क्या क्या होती हैं, उसके टाइप्स कितने होते हैं, और हमने क्या किया था एग्रीकल्चर के इम्प्लीमेंट्स के बारे में भी पढ़ा था। तो हमने क्रॉप्स कितनी टाइप्स की होती हैं, पहले हमने जाना था सीरियस क्रॉप्स कैसी होती हैं, वेजिटेबल्स क्रॉप्स कैसी होती हैं, फ्रूट्स क्रॉप्स कैसी होती हैं, मतलब क्या टाइप्स ऑफ क्रॉप्स हमने पढ़ा था कि कैसे कैसे क्रॉप्स आती है, मतलब हम अपने जीवन में जो खाते हैं। जैसे हमने सीरियस में पढ़ा था क्या था, गेहूँ चावल वगैरह था। फिर हमने वेजिटेबल्स में पढ़ा जो ग्रीन लीफी होती हैं, लेडी फिंगर वगैरह, ये सब्जियां हमने पढ़ी थी। फिर उसके बाद फ्रूट्स पढ़ा था हमने। फ्रूट्स भी तो एक प्रकार का हमारे पास क्या है, क्रॉप ही है ना जो हम खाते हैं, तो वो उसके बारे में पढ़ा था। फिर हमने आगे जाके क्या पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ क्रॉप्स होती क्या हैं। हमने तो क्रॉप्स के बारे में बताया था कि क्रॉप्स क्या क्या होती हैं, हमने उन क्रॉप्स को ब्रीफ कर दिया था। बट उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ क्रॉप्स क्या होती हैं। हमने ये बताया था हमारे पास 2 प्रकार की क्रॉप्स होती हैं, पर मैंने आपको 3 प्रकार की बताई थी। बुक में आपको 2 प्रकार की मेंशन है। मैंने आपको कौन कौन सी बताई थी, खरीफ बताई थी, रबी बताई थी और ज़ैद बताई थी। खरीफ क्या था, जो जुलाई और जून में बोई जाती है और काटी कब जाती है, अक्टूबर नवंबर में उसे काट लिया जाता है, जैसे उसमें राइस आता है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था रबी फसल। रबी फसल कब होती है, वो कब बोई जाती है, विंटर्स में बोई जाती है। वो नवंबर और दिसंबर में बोई जाती है और काटी कब जाती है, मार्च और अप्रैल में वो कट कर दी जाती है। उसके अंदर क्या आता है, गेहूँ आता है। और विंटर सीजन वाली क्रॉप्स को जो विंटर में बोई जाती हैं, उन क्रॉप्स को यानी रबी की क्रॉप्स को हम क्या कहते हैं, विंटर क्रॉप्स भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि वो विंटर्स में बोई जाती हैं। उसके बाद में हमने ज़ैद के बारे में पढ़ा था। ज़ैद क्रॉप्स में क्या था, जिसे वाटरमेलन था और क्या था, कुकुम्बर था आपका। तो ये वो वेजिटेबल्स थी, मतलब ये वो क्रॉप्स थी कि जिसको सिर्फ गर्मियों में बोया जाता है। अब वाटरमेलन में बहुत ज़्यादा पानी होता है, जो हमें क्या करता है, गर्मियों में डिहाइड्रेशन के लिए हमारे लिए बहुत ही बेनिफिट होता है। कुकुम्बर जो हम खाते हैं वो क्या होता है, खीरा हमारे लिए वो बहुत ही ठंडा होता है, तो समर्स में हमारे लिए बहुत ही अच्छा होता है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, एग्रीकल्चर के कुछ इम्प्लीमेंट्स के बारे में पढ़ा था। इम्प्लीमेंट्स में क्या क्या था आपके पास प्लव था, हो था और कल्टीवेटर था, सीड्रिल्स था। हमने इन सब के बारे में पढ़ा था। आपको कल भी समझाया था। कल्टीवेटर था जो ट्रक के द्वारा बनाया जाता, जो ट्रक के द्वारा वो होती है, क्या नाम है, खेती होती है। और हो था हमारे पास, हो क्या था, जो हमारे प्लव होता है उसके साथ अटैच्ड होता है, जिससे क्या करता है, एक फार्मर अपने पूरे खेत को क्या करता है, उसकी जुताई करता है। तो ये सब चीज़ें हम कल पढ़ चुके थे। तो आज हम आगे पढ़ेंगे चैप्टर में। आज हम चैप्टर में पढ़ेंगे कि एग्रीकल्चर की पद्धतियाँ क्या हैं, मतलब क्या प्रैक्टिसेस हैं, मतलब कैसे कैसे वो प्रोसेस में आगे बढ़ती है, मतलब कैसे कैसे खेती होती है, खेती में क्या क्या किया जाता है जिससे वो बहुत अच्छी फर्टिलाइज करती है, मतलब क्या बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में क्रॉप्स पैदा होती हैं। तो हमारे पास क्या है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, मतलब क्या, कृषि की पद्धतियों में क्या क्या है, इट इन्वॉल्व्स प्लॉइंग, लेवलिंग एंड मैन्योरिंग। मतलब क्या क्या होता है हमारे लिए, जब हम खेती करते हैं तो उसके लिए क्या क्या जरूरी है। पहले क्या, हमारे पास एक प्लेन भूमि है, हम उसको क्या करेंगे, पहले उसको क्या करेंगे, हम पहले उसकी टिलिंग करेंगे यानी जुताई करेंगे। तो हमें जुताई करने के लिए क्या चाहिए, कल ही हमने पढ़ा था, हमारा पहला मेथड क्या था, हमारा औजार में हमारे जो इम्प्लीमेंट्स थे कृषि के, क्या था हमारे पास, प्लॉइंग था। तो जो प्लॉइंग था वो क्या था हमारे पास, उसके ही द्वारा तो मैं खेती कर पाऊंगी ना। अदरवाइज अगर वो प्लफ नहीं होगा तो क्या हम खेती कर पाएंगे, क्योंकि जब तक खेत की जुताई नहीं होगी यानी टिलिंग नहीं होगी आफ्टर तब तक हम उसको क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते उस खेत के अंदर, क्योंकि वो जमीन तो क्या होगी, प्लेन होगी ना। उसके अंदर हम बुआई कर सकते हैं, ना ही उसके अंदर सिंचाई कर सकते हैं, ना ही उसके अंदर हम बीज को डाल सकते हैं, ना ही पौधे ग्रो होंगे। आफ्टर दैट क्या होगा, फ्लोइंग के साथ क्या चाहिए, लेवलिंग भी चाहिए। अब मान लीजिए खेती हुई, अब जब हम लोग क्या करेंगे, जमीन में गड्ढा खोदते हैं तो क्या होता है, उसकी जो उसके पत्थर्स होते हैं तो वो बाहर निकलते हैं, वो बहुत मोटे मोटे तौर पे भी निकलते हैं। तो उसी प्रकार से जब हम लोग क्या करेंगे, एक मिट्टी जो खेत होता है उसकी अगर जुताई शुरू करते हैं यानी इसकी टेलिंग शुरू करते हैं, तो कई कई जगह तो मिट्टी क्या होती है, टूट जाती है। कई कई जगह क्या होती है, इतनी मोटी मोटी मिट्टियाँ हो जाती हैं। आपने देखा होगा खेतों में कई कई जगह इतने मोटे मोटे चक्के टाइप के पड़े होते हैं, तो जिसको क्या करते हैं, तोड़ते हैं। तो क्या करना पड़ता है, अगर हमें एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में करना है तो हमें पहले क्या करना होगा, खेत की टिलिंग करनी पड़ेगी, फिर इसको लेवलिंग करना पड़ेगा यानी इसको समतल करना पड़ेगा, एक इक्वल फॉर्म में लाना पड़ेगा, ताकि क्या कर सके हम उसके साथ में प्रैक्टिसेस कर सकते हैं, मतलब उसके अंदर बीज डालना है, सिंचाई करनी है। जब तक वो समतल नहीं होगा उसके अंदर हम कोई चीज़ डाल नहीं सकते। तो पहला क्या होगा, फ्लोइंग, दूसरा क्या होगा, लेवलिंग। अब थर्ड आता है मैन्योरिंग। मैन्योरिंग का मतलब क्या होता है, उर्वरक क्या होते हैं हमारे पास, जो एक प्रकार की खाद होती है, बट ये क्या होती है, सेल्फ मेड होती है। मतलब क्या होता है, जो मनुष्य द्वारा बनाई जाती है, बट किससे बनाई जाती है, ये किसी केमिकल से मिलके नहीं बनता, ये बनाई जाती है किसके, गाय वगैरह के जो गोबर वगैरह होते हैं ना, सड़ी गली सब्जियां होती हैं और गाय के गोबर और यूरिन्स वगैरह होती हैं,
उसको क्या किया जाता है, एक जगह पे डंप कर दिया जाता है। मतलब कोई भी एक जगह पे क्या किया, डंप कर देंगे, गाय के गोबर, उनके यूरिन वगैरह को क्या करेंगे, डंप करके उसके अंदर बाकी और भी चीज़ें मिला देते हैं। मतलब जैसे कोई भी सब्जी वगैरह हो गई आपकी, उसके सड़न वगैरह, उनको क्या करते हैं, सड़ाते हैं, उनको एक जगह रख देंगे। वो धीरे 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 कम से कम 2-3 महीने लगते हैं इस खाद को तैयार होने के लिए। और जो मैन्योरिंग उर्वरक है ये सबसे बेस्ट होता है किसके लिए, एग्रीकल्चर्स के लिए। क्यों? क्योंकि मैन मेड मतलब सेल्फ मेड होता है, इसमें कोई केमिकल नहीं मिला होता। मतलब ये क्या होता है, गाय गोबर का यूरिन वगैरह मिलकर सड़ गल कर एक खाद बनाता है। इस मैन्योर से क्रॉप जो होती है बहुत ही अच्छी क्वालिटी में होती है और बिना ही केमिकल के बिना बनती है। तो ये मैन्योरिंग, लैवलिंग और प्लॉफिंग, ये 3 मेथड जो हैं क्या करते हैं, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को आगे बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं और बहुत ही फायदेमंद होते हैं। तो आइए इसके बारे में ब्रीफ में पढ़ते हैं। पहला है फ्लोइंग। फ्लोइंग मतलब क्या होती है, जुताई होती है। मतलब क्या, जब तक कोई प्लेन खेत है, अगर हम उसके अंदर जुताई नहीं करेंगे, यानी उसको सिंचाई के लिए नहीं रेडी कर पाएंगे, तब तक हम उसमें कर ही नहीं पाएंगे। तो इट इज अ प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग द सॉइल बाय यूजिंग प्लव। क्या कहा गया है, इट इज अ प्रोसेस, ये एक ऐसी प्रक्रिया है, लूजिंग एंड टर्निंग द सॉइल। अब क्या करेंगे, जब हम लोग हल चलाते हैं, हल चलाने के बाद क्या होता है, मिट्टी जो होती है वो सीधा हटनी शुरू हो जाती है, उस जगह पे एक सीधी रेखा बननी शुरू हो जाती है जिस हिसाब से हल चलना शुरू होता है। अब यहाँ से हल चलना शुरू हुआ, या मान लीजिए आपकी प्लेस है, अब यहाँ से हल चलना शुरू होगा तो वो इस स्ट्रेट लाइन में क्या करती चली जाएगी, चलती चली जाएगी, पर जो इसके आसपास की मिट्टी होगी वो क्या हो जाएगी, इधर उधर फैलती शुरू हो जाएगी। तो जो लाइन बनेगी ना, तो उसमें क्या कहा है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग द सॉइल। मतलब क्या कि मिट्टी को क्या करेगा, पहले तो लूज करेगा, लूज करने के बाद टर्न। जब मिट्टी लूज होगी तो वो आसपास बिखरेगी भी ना, ऊपर की नीचे, नीचे की ऊपर टर्न होगी। लूजिंग एंड टर्निंग द सॉइल बाय यूजिंग प्लव। किसके द्वारा होती है ये, प्लव के द्वारा होती है ना। कल हमने पढ़ा था, हमारा पहला इंप्लीमेंट क्या था, प्लव था, यानी हल। हल के द्वारा क्या किया जाता है, एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा मिट्टी की जुताई कर मिट्टी को ऊपर नीचे किया जाता है। तो हमारा पहला ही प्रोसेस यही होता है। फ्लोइंग अगर नहीं होगी तो किसी भी खेत में हम कुछ भी काम नहीं कर पाएंगे, उसके अंदर हम कोई भी क्रॉप पैदा कर ही नहीं सकते। तो ये हो गया। अब फ्लोइंग की क्या विशेषताएं, क्या मतलब क्या एडवांटेजेस हैं, मतलब हम तो पहला स्टेप फ्लो ले रहे हैं, फ्लोइंग जो ले रहे हैं उसके एडवांटेजेस क्या है, मतलब उससे क्या क्या फायदे होते हैं। नंबर 1, मेक रूट्स पेनिट्रेट डीपर, जड़ों का गहरा घुसना। अब क्या होगा, जब अब वो हमने क्या बताया था, जो उसके साथ हो लगी होती है, किसके साथ, प्लव के साथ जो हो लगी होती है, जो कुदाल टाइप की लगी होती है नीचे, उसकी एंड में मैंने बताया था कि उसमें क्या होता है, एक ब्लेड आकार की क्या बनी होती है, पॉइंट बना होता है, जिससे क्या होता है, अगर हम कृषि करते हैं यानी खेती जब भी करते हैं, जो उसका आयरन रॉड होता है नीचे की साइड, वो जमीन में धंसता हुआ चला जाएगा। अब जमीन में जब धंसता हुआ जाएगा तो जो मिट्टी की जो रूट्स हैं जो नीचे तक घुसी हुई होंगी, वो उनको भी उभारता हुआ चलेगा। मतलब क्या होगा, जब वो नीचे तक जाएगी घुसते हुए, तो वो क्या होगा, मेक रूट्स पेनिट्रेट डीपर, मतलब वो जड़ों को नीचे तक घुसता है, क्या होगा, जड़ों का गहरा घुसना, वो नीचे तक जाएगा। तो जो मिट्टी के नीचे जो भी उसके उपजाऊ क्षमता होगी, मतलब जब मिट्टी जितनी नीचे तक जाएगी उतनी अच्छी फसल पैदा करेगी। तो ये क्या करता है, रूट्स को बहुत ही डीपर तक लेके जाता है, यानी इतना अंदर तक घुसता है कि वो मिट्टी की जड़ तक पहुंच जाती है। अगेन सेकंड क्या होगा, रिमूव वीड्स, खरपतवार को हटाना। मैंने कल भी बताया था कि जो हमारा प्लव है वो क्या काम करता है, एक तो पहले काम क्या करा, उसने मिट्टी को क्या किया, टर्निंग अप कर दिया, लूज किया और टर्निंग अप कर दिया। और कहाँ तक टर्निंग अप किया, डीपर तक। अब उसके बाद क्या किया, रिमूव वीड्स। अब जैसे कल बताया रिमूव वीड्स, वीड्स होते क्या हैं, वीड्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, खरपतवार। अब खरपतवार क्या होते हैं, खरपतवार वो चीज होती है जो अनवांटेड होती है। अनवांटेड मतलब ऐसे प्लांट्स होते हैं जो हमारी इच्छा के बिना ही उग जाते हैं, वो अपनी मर्जी से उग जाएंगे। मान लीजिए हमने किसी और चीज की खेती की, अब हमने गेहूं ही उगाया, अब गेहूं के साथ तो कुछ घास उग जाती है। अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो क्या करते हैं, हमारे जो एक्चुअल में जो क्रॉप्स हमने उगाई है वो उसके साथ डेवलप होना शुरू हो जाते हैं और उनकी ग्रोथ को रोक देते हैं। तो उन वीड्स को भी हटाना बहुत जरूरी होता है, अदरवाइज हमारी क्रॉप्स को हार्मफुल करता है वो। तो वीड्स हटाने के लिए क्या करता है, प्लव मदद करता है। क्यों, क्योंकि घास क्या होगी, मिट्टियों में जमा होगी, बारिश वगैरह का पानी इकट्ठा होगा, कोई खेती नहीं हो रही होगी, वहाँ बारिश हो रहा होगा, हल्का सा भी कोई टुकड़ा आएगा अगर घास उसका, तो वो उसमें इकट्ठा होकर डेवलप होना शुरू हो जाता है। क्योंकि मिट्टी तो फर्टाइल होती है, वहाँ पे उपजाऊ होती है, तो कोई भी चीज़ होगी वो ग्रो होने चली जाएगी और वीड्स अपने आप पे डेवलप हो जाते हैं। तो उनको हटाने, जब हम लोग उसमें खेती यानी फ्लफिंग करेंगे यानी फ्लोइंग करेंगे, तो क्या होगा, वो वीड्स जो होगी वो उसके अंदर डेवलप हुई है, जब फ्लो करेंगे हम उसके अंदर तो मिट्टी के साथ साथ ये वीड्स भी तो हटेंगी ना, क्योंकि जब मिट्टी टर्निंग अप होगी यानी अप एंड डाउन होगी, तो वो जो वीड्स हैं वो भी तो उसमें से निकलेंगे। तो क्या सेकंड पॉइंट होगा उसके एडवांटेजेस, कि वो वीड्स को भी हटाएगा, क्योंकि फ्लो मतलब हल चलाने से
जब मिट्टी लूज एंड टर्न होगी तो जो वीड्स होंगे वो भी उससे रिमूव होंगे। थर्ड है अपटर्न इन सॉइल, जैसा बताया था मैंने, क्या करेगा कि वो मिट्टी को लूज करेगा और टर्न अप करेगा। फोर्थ है डिस्ट्रॉय हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स, जैसा क्या कि अगर मिट्टी काफी टाइम से ऐसी पड़ी हुई है, बारिश हुई, जैसे अब वीड्स उसके अंदर इंक्लूड, तो कुछ ऑर्गेनिजम्स भी तो होंगे जो क्या करेंगे उसके अंदर डेवलप होंगे। तो वो क्या होगा, जब हम हल चलाएंगे तो कुछ जीवाणु जो भी छोटे मोटे होंगे, जब टर्निंग अप होगा तो वो क्या होंगे, उसमें से बाहर निकलेंगे। अब बाहर निकलने के बाद क्या होगा, अब वो मर जाएंगे। मतलब क्या, जब हम फ्लोइंग करेंगे तो कुछ जीवाणु भी ऐसे होंगे जो मिट्टी के लिए हार्मफुल होंगे, तो वो चीजें क्या हो जाएंगी, वो चीजें हमारी क्या हो जाएंगी, हानिकारक जो जीवाणु होंगे वो भी मर जाएंगे। तो इसका किस किस में बेनिफिट हुआ, हमने कितने बेनिफिट, 4 बेनिफिट पढ़े, किसके, फ्लोइंग के। यानी हमारा पहला प्रोसेस क्या था, एग्रीकल्चर का फर्स्ट प्रोसेस था फ्लोइंग। फ्लोइंग में क्या करना था कि मिट्टी को लूज करना था, जिससे क्या हो सके, हम कृषि का स्टार्टिंग कर सके, एग्रीकल्चर हम प्रैक्टिस स्टार्ट कर सके। तो ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा मिट्टी की जुताई कर मिट्टी को ऊपर नीचे किया जाता है वो क्या कहलाएगा, हमारा फ्लोइंग कहलाएगा। फ्लोइंग की 4 एडवांटेजेस बताई मैंने। पहला क्या, मेक रूट्स पेनिट्रेट डीपर, जड़ तक घुसना मिट्टी का, जड़ों तक घुसना, गहराई तक। रिमूव वुड्स, खरपतवार को हटाना। सॉइल अप एंड डाउन, यानी सॉइल्स अपटर्न। डिस्ट्रॉय हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स। तो हमारा फर्स्ट लेवल कंप्लीट हो गया। अब आते हैं फ्लोइंग के बाद लेवलिंग। अब जैसे मैंने बताया था कि जब भी हम क्या करेंगे, फ्लोइंग करना स्टार्ट करेंगे, तो फ्लोइंग स्टार्ट करने से क्या होता है, हमें लेवलिंग भी तो चाहिए। अब ये थोड़ी है कि हमने मिट्टी की जुताई, खेत की जुताई कर दी, उसके बाद सीधा बीज डाल दो और बो दिया, तो ऐसा नहीं होगा ना। अब कई कई जगह मिट्टी, जब तक मिट्टी इक्वल नहीं होगी, जैसे हम कोई भी काम कर रहे हैं, जैसे हम सड़कों पे ही चलते हैं, अगर सड़कें अप एंड डाउन होती तो हमें चढ़ने उतरने में बहुत मुश्किल होती है। एक बार पैर ऊपर गया, एक बार पैर नीचे गया, तो चोट भी लगने की प्रॉब्लम हो सकती है ना, कि चोट लग जाएगी। तो उसी प्रकार से अगर जो खेत है, अगर उसके अंदर लेवलिंग नहीं हुई, यानी एक प्रोसेस में, यानी एक समतल फॉर्म में नहीं हुआ, तो उसमें खेती करना मुश्किल हो जाएगा। अब कई कई जगह इतने मोटे मोटे चक्के होंगे, अब क्या कोई इसमें बीज कैसे डालेगा, पानी की सिंचाई कैसे करेगा, एक जगह मिट्टी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, एक जगह मिट्टी बहुत ही कम होगी, जिससे क्रॉप डेवलप ही नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए सेकंड प्रोसेस है लेवलिंग। लेवलिंग भी बहुत ही ज़रूरी होता है। फ्लोइंग के बाद प्रोसेस सेकंड है लेवलिंग, यानी जो भी मिट्टियाँ होंगी वो क्या हो जाएंगी, लेवलिंग। लेवलिंग क्या होती है, हेल्प्स इन ब्रेकिंग बिग लम्प्स ऑफ सॉइल्स, जो क्या होती है, ब्रेक करने में क्या मदद करती है, सॉइल्स को, सॉइल्स के ढेर होते हैं ना, जो सॉइल्स के ढेर होते हैं, जो ढेर होते हैं लम्प्स मोटे मोटे, वो क्या करती है, मिट्टी के ढेर को तोड़ना शुरू करती है। ब्रेकिंग बिग लम्प्स ऑफ सॉइल, मिट्टी के जो मोटे मोटे ढेर होंगे उसको तोड़ना शुरू करेगी। प्रोटेक्ट सॉइल फ्रॉम इरोजन। अब क्या होता है, अगर मिट्टी के ढेर होंगे उसको तोड़ेगी नहीं तो इरोजन हो जाएगा। मतलब क्या, जो कटाव होती है, मिट्टियाँ क्या होती है, अब एक एक जगह इकट्ठा हुई, इन केस बारिश वगैरह हुई तो अगर एक प्रोसेस में हुई तो वो सारी मिट्टियाँ बह जाएंगी। अब खेत में अगर मिट्टी ही नहीं होगी तो क्रॉप कैसे डेवलप होगी, क्योंकि कृषि करने के लिए तो मस्ट है कि हमें क्या चाहिए, फर्टाइल सॉइल चाहिए। तो क्या होगा, पहला क्या होगा कि ब्रेकिंग करेगी, यानी ब्रेक करेगी सॉइल्स के बड़े बड़े लम्प्स को। प्रोटेक्ट सॉइल फ्रॉम इरोजन, यानी कटाव से बचाएगी उसको। प्रोमोट इरिगेशन, सिंचाई के लिए अथवा पानी से क्या किया जाए, उसको सही से दिया जा सकता है। जब लेवलिंग आ जाएगी तो क्या होगा, पानी अच्छे से प्रोसेस होगा। क्योंकि अगर लेवलिंग नहीं होगी, मान लीजिए हम जैसे पाइप लगाते हैं, किसी हम नल में पाइप लगाते हैं, अगर पाइप मुड़ी हो तो क्या पानी फास्ट जाता है, नहीं, पानी क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, कहीं कहीं पानी रुक जाएगा, पानी बहुत स्लो आता है। तो वैसे ही क्या होगा, अगर मिट्टी होगी, जो सिंचाई होगी, अगर लेवलिंग नहीं हुई, लेवलिंग नहीं होगी तो क्या होगा, जो पानी का प्रोसेस, यानी जो हम सिंचाई करते हैं, क्यों, क्योंकि हमें सीधी खेत बनी, चाहे वो सर्कुलर मोशन में हो या स्ट्रेट लाइन में हो, तो हमें तो पानी भी तो डालना होता है खेतों में। क्यों, क्योंकि अगर जब तक पानी नहीं डालेंगे मिट्टी क्या होगी, मतलब वेट नहीं होगी तो हम उसमें सीड्स डाल के उसको ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए क्या होगा, सिंचाई को पानी सही से दिया जा सके, तो हमें क्या करना होगा, लेवलिंग में पहला क्या हो गया कि हमने लम्प्स को तोड़ा, प्लस इरोजन से बचाया, यानी इसके कटाव से बचाया। थर्ड वन क्या था, जब ये प्रोसेस हो जाएगा तो उसके बाद पानी देना चाहिए, तो वो क्या करता है, सिंचाई के मेथड को भी प्रमोट करता है, मतलब पानी देने के लिए, आगे के लिए वो रास्ता क्लियर करता है। तो ये था हमारा सेकंड मेथड। अब आते हैं मैन्योरिंग पे। मैन्योरिंग क्या होती है, मैन्योरिंग को हिंदी में उर्वरक कहा जाता है। उर्वरक को क्या कहते हैं, मिक्स सॉइल विद द मैन्योर, इट्स हेल्प इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। अब मैन्योरिंग का काम क्या है, मैन्योरिंग क्या करती है, सॉइल में मिक्स हो जाता है, सॉइल में मिक्स होने के बाद हेल्प इन इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। फर्टिलिटी मतलब उपजाऊ क्षमता। वो क्या करता है, सॉइल में मिक्स करेगा। अगर हम लोग सॉइल में क्या करेंगे, उर्वरक यानी मैन्योर को मिक्स करेंगे, तो जो हमारी सॉइल होती है ना, अभी हमने क्या कहा
कि सॉइल अगर काफ़ी टाइम से बंद रहेगी, मतलब उसमें कुछ काम नहीं होगा, तो उसकी फर्टिलिटी धीरे धीरे कम होती जाती है। इसीलिए उसमें टाइम टू टाइम कृषि होनी ज़रूरी है। कहते हैं ना भूमि बंजर हो गई है, वहाँ पे कोई भी मतलब क्रॉप्स पैदा नहीं हो रही। तो ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जब मिट्टी काफ़ी समय से बिना काम के पड़ी, मतलब ना उसमें कोई कृषि की गई है, ना ही कोई और वर्क हो रहा। तो मैन्योरिंग क्या करती है? इसलिए टाइम टू टाइम, क्योंकि टाइम टू टाइम मैन्योर किया जाता है। अगर उसमें खेती की जाएगी तो टाइम टू टाइम उसमें फर्टाइल होगा, यानी मैन्योर डलेगा। मैन्योर डलने से क्या होता है? मिट्टी की डेवलप जो होती है ना, जो उसकी फर्टिलिटी होती है, मतलब जो उपजाऊ क्षमता होती है, वो क्या होती है? बढ़ती है। तो वैसे ही है मिक्स सॉइल विथ मैन्योर। मैन्योर इट्स हेल्प इन इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। फर्टिलिटी को क्या करती है? इसकी उपजाऊ क्षमता को इंक्रीज करती है। मैंने आपको मैन्योर बताया, मैन्योर बनता कैसे? वो बाय मैन हेड होता है। क्या करता है वो? हम लोग क्या करते हैं, जैसे भी कैटल्स डंप्स होते हैं, यानी गाय का गोबर, यूरिन वगैरह होती है, और भी बहुत सारी चीज़ें मिक्स होती है, मतलब जो सड़ गल के क्या करती है? एक खाद बनाती है। ये खाद 2-3 महीने में रेडी हो जाती है, और ये खाद बहुत ही बेस्ट होती है। किसके लिए? हमारी जो प्लेस यानी जो भूमि है उसके लिए। उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है मैन्योर, क्योंकि इसमें कोई भी केमिकल नहीं मिला होता है। ये जो नेचर से हमें प्रोवाइड होता है वही चीज़ें मिक्स होकर ये बनाती हैं। तो आपका हो गया थर्ड ऑप्शन था मैन्योरिंग। मैन्योरिंग के बाद क्या आता है? अब आपने क्या किया? खेत को जोत दिया, उसके अंदर आपने लेवलिंग भी कर दी और सिंचाई भी शुरू कर दी है। आपने मैन्योरिंग डाल दिया, मिट्टी को उपजाऊ बना दिया। अब उसके बाद आपके पास क्या आएगा? अब आपने क्या किया? मिट्टी को खोद दिया, मिट्टी को समतल कर दिया, उसके अंदर पानी भी डाल दिया, और उसके अंदर मैन्योर भी डाल दिया, यानी खाद भी डाल दी, उर्वरक डाल दिए। अब उसके बाद बीज भी तो डालने होंगे, यानी आपको बोना भी तो होगा। जब तक उसके अंदर बीज नहीं डालेंगे तो मिट्टी से थोड़ी पौधे निकलेंगे। हमें उसके अंदर सीड्स वगैरह डालने होंगे, जिस क्रॉप को उगाना है उसके सीड्स वगैरह। तो आप सोएंगे, यानी सोइंग को क्या कहते हैं? बुआई। बुआई करने का मतलब है द प्रोसेस ऑफ पुटिंग सीड्स इन सॉइल। मिट्टी के अंदर बीजों को डालना, क्योंकि हमें जिस चीज़ की खेती करनी है अगर वो चीज़ ना हो, मिट्टी के अंदर बीज डालना बुआई कहलाता है। द प्रोसेस ऑफ पुटिंग सीड्स इन अ सॉइल। तो क्या होगा? अगर मिट्टी के अंदर बीज नहीं डलेगा, अगर बीज नहीं डलेगा तो हम कौन सी क्रॉप्स डेवलप कर रहे हैं? यानी कोई क्रॉप्स डेवलप ही नहीं होगी। मिट्टी क्या करेगी? सिंचाई, मतलब कि उसकी फ्लोइंग हो चुकी है, लेवलिंग भी कर दी है, इरिगेशन मैन्योरिंग भी कर दी है, बट अगर बीज नहीं डाले तो हमारा उस चीज़ को करने का कोई बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि भूमि का एज इट इज पड़ी रहेगी। तो उसके अंदर सीड्स डालने पड़ेंगे। अब सीड्स कैसे चाहिए? सीड्स भी सेलेक्ट किए जाते हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी बीज डाल दिया, क्योंकि हमें वो सीड्स चाहिए जो हमारी क्रॉप्स को अधिक से अधिक डेवलप करे, मतलब उसकी क्वांटिटी को क्या करे? ब्रीफ करे, बहुत घनी पैदावार हो, क्योंकि जितनी पैदावार होगी उतना ही अच्छा होगा हमारे लिए। तो क्या होगा? HYV इज यूज्ड, हाई यील्डिंग वैरायटी, अधिक उपजाऊ वाले बीज। HYV इज यूज्ड मतलब क्या है इसका? कि हाई यील्डिंग वाले, मतलब कृषि वाले, मतलब हाई उपजाऊ, बहुत ही ज्यादा उपजाऊ वाले बीजों का प्रयोग करना पड़ेगा। शुड जर्मिनेट इनटू प्लांट। कौन से बीज डालने पड़ेंगे? जो जर्मिनेट मतलब क्या करें? अपने आप को जो पौधे में कन्वर्ट कर सके, उन्हीं बीज का प्रयोग करें। शुड जर्मिनेट इनटू प्लांट, उनको क्या होना चाहिए? पौधों में कन्वर्ट होना। जर्मिनेट मतलब क्या? चेंज जाए, बीज से पौधे बनना शुरू हो जाए। शुड बी शो एट अ राइट डेप्थ। क्या होता है? राइट डेप्थ। जैसे मैंने अभी कल आपको पढ़वाया था, सीड ड्रिल्स था, उसके बाद आपका एक कल्टीवेटर था। तो ये सब चीज़ें क्या थी? एक प्रॉपर डिस्टेंस के साथ मेंटेन कर रही थी। उनका जो डेवलप करने का जो फ्लोइंग करने का तरीका था, उनके ढांचे में प्रॉपर डिस्टेंस था। तो वो क्या डिस्टेंस था? वो डीपर तक जा रहे थे। अब डीपर के साथ एक प्रॉपर डिस्टेंस मैनेज कर रहे थे। डिस्टेंस मैनेज करने का मतलब अगर एक का इतना है तो दूसरे का इतना है, तो जो हम सीड्स डालेंगे वो इतने इतने के गैप में डालेंगे, यानी पहला इतना, पहला सीड्स यहाँ डाला, तो उसके बाद सेकंड वाला यहाँ, फिर सेम प्रोसेस में थर्ड वन, फिर फोर्थ वन, मतलब प्रोसेस में चलता जाएगा। ये नहीं है कि ओवरलैप हो जाए, मतलब क्या कि एक बीज यहाँ डाला तो दूसरा यहाँ डाला, फिर तीसरा यहाँ डाला, तो अब तीनों क्या हो जाएंगे? एक दूसरे को डेवलप करने के उनके पास प्लेस नहीं होगा। प्लेस नहीं होगा तो सारे जो भी प्लांट्स होंगे वो अनग्रो रह जाएंगे, मतलब क्या? वो ग्रो कर ही नहीं पाएंगे। अगर ग्रो नहीं करेंगे तो हमारी जो भी फर्टिलिटी, मतलब जो भी हमें डेवलपमेंट चाहिए कि हमारी क्रॉप्स में वो ज़्यादा बढ़े, तो वो चीज़ें प्रोसेस में नहीं हो पाएंगी। तो शुड बी सो एट अ राइट डेप्थ। उनको कहाँ करना पड़ेगा? एक प्रॉपर डेप्थ में, मतलब सही गहराई में उनको बीज को बोना पड़ेगा। फोर्थ है प्रॉपर डिस्टेंस शुड बी मेंटेन बाय बिटवीन सीड्स। जैसा भी मैंने आपको बताया कि सीड्स के बीच प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन होना चाहिए, अदरवाइज क्या हो जाएगी? जो हमारे प्लांट्स हैं वो ग्रो कर ही नहीं पाएंगे। जैसा मैंने क्या बताया कि वो ओवरलैप हो जाएंगे, एक के ऊपर एक आएगा तो ना ये ग्रो कर पाएगा ना ये ग्रो कर पाएगा, दोनों क्या हो जाएंगे? एज इट इज पड़े रह जाएंगे और हमारे प्लांट क्या हो जाएंगे? सही नहीं ग्रो कर सकते हैं। सीड शुड बी फ्री फ्रॉम डिजीज।
ऐसे बीज हमें यूज करने चाहिए जो कन्वर्ट हो सके। पर हमें ये भी देखना है कि जो हम सीड्स यूज कर रहे हैं वो कोई डिजीज वाला ना हो। अगर कोई भी डिजीज हुआ तो समझ लो हमारी पूरी खेती क्या हो जाएगी, बेकार। तो उस बीज को भी प्रॉपर चेक करके रखना पड़ेगा कि उन सीड्स में सीड्स शुड बी फ्री फ्रॉम डिजीजेस, मतलब कोई भी डिजीज उसके साथ ना लगा हो, मतलब कोई भी बीमारी ना हो उस सीड्स में। अदरवाइज वो क्रॉप्स क्या करेगी, बेकार हो जाएगी। और क्रॉप बेकार हो गई तो जितनी आपने अभी तक मेहनत की वो सारी ही खराब हो जाएगी। तो बीज बहुत ही चेकआउट करके प्रॉपर क्वालिटी का होना चाहिए। तो हमने अभी क्या पढ़ा, एग्रीकल्चर की प्रैक्टिसेस पढ़ी। इसमें हमने 4 चीजें पढ़ी हैं। इट इन्वॉल्व फ्लोइंग, लैबलिंग एंड मैन्योरिंग। मैन्योरिंग के बाद आप सोइंग भी कर सकते हो, ठीक है। मैन्योरिंग, सोइंग, हमें 4 चीजें थी। चारों चीजों को हमने यहाँ ब्रीफ में पढ़ा। उसकी एडवांटेजेस पढ़ी, उसकी डिसएडवांटेजेस भी मैंने आपको ब्रीफ की है। यहाँ पे मैंने कुछ ट्रांसलेशंस कर दिए हिंदी इंग्लिश में। आगे जाके मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी, तो वो भी आप अपने जाके स्टडी मटेरियल में डाउनलोड कर सकते हैं। इनकेस कोई क्वेरी हो तो आप फोन करके पूछ सकते हैं या असाइनमेंट के साथ उसको मेंशन कर सकते हैं। तो मैं एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। आपका पहला था फ्लोइंग, दूसरा था लैबलिंग, तीसरा था मैन्योरिंग और फोर्थ था सोइंग। तो ये 4 मेथड थे। 4 मेथड में आपने देख लिया कि हमें कैसे कैसे प्रैक्टिसेस करनी थी। तो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं हमारे चैप्टर के। अब हमने क्या पढ़ा, अभी 4 मेथड हमने पढ़ लिए थे। अब हम पढ़ेंगे कि सोइंग के मेथड कौन कौन से हैं, मतलब हमने जो बुआई की है वो कैसे कैसे कर सकते हैं, मतलब जो हम बीज उसके अंदर डालते हैं तो उसमें कितने डालने के तरीके हैं। तो पहला मेथड था ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग के अंदर क्या है, आर सोन मैन्युअली बाय डायरेक्टली स्कैटरिंग इनटू सॉइल। क्या करते हैं, आर सोन मैन्युअली, मतलब क्या होगा, हम खुद डालेंगे उसके, बाय डायरेक्टली, हम डायरेक्ट डालेंगे उसके। स्कैटरिंग इन सॉइल, स्कैटरिंग का मतलब क्या होता है, छिड़काव करना। स्कैटरिंग का क्या आ जाएगा मीनिंग, छिड़काव। छिड़काव का इन द सेंस कहेंगे हम कि हम जैसे अब यहाँ पे ये पूरा प्लेस क्या है हमारे पास, फील्ड है हमारे पास, तो हमने क्या किया, सो उसकी फ्लोइंग कर दी, फ्लोइंग कर दी है। अब उसमें बीज डालना चाहते हैं तो बीज डालने का क्या करेंगे, हमने अपने हाथ में बीज लिए और उसको इस तरीके से छिड़काना शुरू किया। जैसे हम लोग कोई चीज लेते हैं ना उसको फेंकना शुरू करते हैं, तो उसी तरह से बीज को एक प्लेस पे लिया, उसको तो छिड़काना शुरू किया। थोड़ा इधर डाला, फिर इधर डाला, मुट्ठी भरी, छिड़काव कर दिया, मुट्ठी भरी और फिर छिड़काव कर दिया। तो उसको क्या कहेंगे, ब्रॉडकास्टिंग। आर सोन मैन्युअली, मैंने खुद डाला तो मैन्युअली हुआ, बाय डायरेक्टली स्कैटरिंग इन सॉइल, ये क्या होगा, डायरेक्ट सॉइल में फेंका जाएगा। एक तरफ से इसको क्या कहेंगे, फेंकना कहेंगे, तो वो फेंक दिया, तो उस मेथड को कहेंगे ब्रॉडकास्टिंग। हिंदी मीनिंग भी ब्रॉडकास्टिंग ही है इसका। एक अभी हमने डाल तो दिया, हमारे लिए तो इजी है ना, हमें झुकना पड़ा ना, कोई मेहनत नहीं, उठाया डाला और फेंक दिया, उठाया भरा और फेंक दिया। बट इसका क्या डिसएडवांटेजेस क्या है, रिड्यूस क्रॉप यील्ड एंड अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीड्स। क्या कहा गया है, रिड्यूस क्रॉप्स, यानी क्रॉप्स की पैदावार को क्या करेगा, कम करेगा। रिड्यूस क्रॉप्स, रिड्यूस यानी कम करेगा, किसको, यील्ड यानी उसकी उपजाऊ क्षमता, यानी जो उसकी पैदावार डेवलपमेंट होगी उसकी उपजाऊ, यानी जो उसकी पैदावार हो, सॉरी पैदावार, यील्ड एंड अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीड्स, जो क्या होगा, क्रॉप्स की पैदावार को कम करेगा एंड अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, पैदावार तो कम की। पहला डिसएडवांटेजेस क्या हुआ कि उसकी क्या हुई, जो क्रॉप हमारी ज्यादा पैदावार होनी चाहिए थी वो क्या हो गई है, कम हो गई है। सेकंड क्या हुआ, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीड्स। अब जो हमने बीज डाले, अगर मैं कोई भी चीज फेंकती हूँ, मान लीजिए मैंने कोई एक चीज ली फेंक दी, तो क्या मुझे जहां जहां चाहिए वो चीज वहां जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता। मान लीजिए मैंने ये स्केच उठाया, मैं एक साथ 2 स्केच रखती हूँ और दोनों को मैंने फेंक दिया, मैंने चाहा कि वो सेम प्लेस पे रहे, मैंने चाहा कि वो सेम प्लेस पे गिरे, पर क्या वो गिरेगा, नहीं, एक इधर गिर सकता है, उधर भी जा सकता है। यानी क्या होगा, एक इधर गिरेगा, एक इधर गिरेगा, तो दोनों सेम प्लेस पे तो नहीं जाएंगे ना। यानी क्या डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है, या तो एक यहाँ गिरेगा, एक बहुत दूर जाके गिरेगा। तो वही प्रोसेस है कि पहले तो क्रॉप्स कम कर दी, सेकंड वन की अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीड्स, जो सीड्स थी उनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, अनइक्वल होगा। मतलब अभी हमने क्या बताया था कि बीजों को एक अंतराल में डालना चाहिए, मतलब जितनी गैपिंग एक बीज के अंदर होगी उतनी ही बाकियों की भी अंदर हो, मतलब एक डिस्टेंस मेंटेन होना चाहिए। अगर डिस्टेंस मेंटेन नहीं होगा, डिस्टेंस मेंटेन नहीं होगा, डिस्टेंस मेंटेन नहीं होने से क्या होगी, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से क्या होगा, क्रॉप्स की जो पैदावार है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये था आपका ब्रॉडकास्टिंग का डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस क्या होगा, आपको क्रॉप को, मतलब आपको क्या बीज डालने में आसानी होगी। तो हमें डिसएडवांटेजेस पे फोकस करना चाहिए, क्यों, क्योंकि ये हमारी पैदावार को कम कर रहा है, क्योंकि हमें क्या करना है, क्रॉप को ज्यादा से ज्यादा उसकी यील्डिंग करनी है, यानी उसकी डेवलपमेंट ज्यादा से ज्यादा करनी है।
सेकेंड टॉपिक है सीड ड्रिल। सीड ड्रिल मैंने अभी लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया था। एक आयरन ट्यूब की फनल होती है, जिसको क्या करना पड़ेगा, इट इज अ आयरन ट्यूब विद फनल टॉप इज यूज्ड ऑन पुट इन फनल देन रिलीज इन सॉइल फर्स्ट। क्या करता है, एक आयरन ट्यूब होगी, जैसे मैंने अभी बताया था कल्टीवेटर की बैक साइड पे एक लगता है क्या, सिंचाई का मतलब वो फ्लोइंग करने का, तो उसको क्या करेंगे, अब वो होगा उसी मेथड टाइप का, बट उसके अंदर एक खासियत क्या होगी, उसकी जो आयरन ट्यूब होगी ना, मतलब उसके फर तो नीचे होंगे, जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है। डायग्राम में क्या दिखाई दे रहा है आपको, आयरन की क्या है, एक रॉड लगी हुई है ऊपर, उसका गैपिंग ऊपर से टॉप क्या होगा, खुला है। टॉप खुला होने से क्या होगा, जो हमारे क्या होंगे, उसकी जैसे पहले की बात है ऑयल रखने की, मतलब ऑयल ट्रांसफर करने की, ऊपर से चौड़ी नीचे से एक पॉइंटेड आती है, तो वो कीप एक फनल टाइप की यानी कीप टाइप की, तो वो क्या होगी, अब उसके ऊपर हम लोग वो रखेंगे और उसके ऊपर से बीज डालते जाएंगे, और वो जैसे जैसे प्रोसेस होता जाएगा ना, और नीचे की जो उसकी फर है, फर के नीचे चारों तरफ क्या लगा होगा, नीचे नीचे आयरन लगी हुई है और एक स्ट्रिप्स लगी हुई है, जो आयरन जमीन में घुसती हुई जा रही है, तो उन आयरन जो ऊपर से पाइप लगी हुई है, वो जब हम बीज ऊपर से डालेंगे तो वो उन आयरन की ट्यूब में क्या हो जाएगी, भर जाएगी, और वो जैसे जैसे आयरन की ट्यूब फ्लोइंग करना शुरू करेगी, फ्लोइंग करेगी, तो वो क्या होगा, वो बीज धीरे धीरे सेम उसी में से निकलते निकलते हमारी जमीन में क्या करते चलेंगे, सेम डिस्टेंस के अकॉर्डिंग उसमें डलते चले जाएंगे। तो ये बहुत ही गुड मेथड है, मतलब बहुत अच्छा मेथड माना जाता है। क्यों, क्योंकि एक तो आसानी से बीज उसमें डल जाते हैं कल्टीवेटर की मदद से, और सोइंग कर देते हैं हम लोग इजीली। प्लस क्या होता है इसमें, सेम डिस्टेंस पे, मतलब इक्वल डिस्टेंस पे हमारा क्या होगा, जो बीज होगा वो सो करेगा। अगर इक्वल डिस्टेंस से सो करेगा तो यानी हम अच्छे से जानते हैं कि हमारी बिल्डिंग क्या होगी, बहुत ही गुड होगी, यानी जो हमारी कृषि की पैदावार होगी बहुत ही अच्छी होगी। तो इसका क्या होगा एडवांटेजेस, सबसे पहले क्या, सेव टाइम्स एंड सीड्स आर सोन एट अ राइट डेप्थ। पहली क्या एडवांटेजेस हुई कि टाइम सेव होगा। अगर हम करते हैं बाय मैन, जैसे आपको डायग्राम में भी दिखाया था कि क्या करेंगे, अगर पर्सन एक डालता है और वो ऑक्स के साथ चलता है तो बहुत टाइम कंज्यूम करेगा। अगर वही चीज कल्टीवेटर के साथ एड ऑन करके कीप लगा के उसमें बीज डाल दिए तो बहुत जल्दी क्या करेगा, इजीली एक दिन में हम कई चीजों को कवर कर सकते हैं। तो पहला क्या एडवांटेजेस होगा कि सेम टाइम। सेकंड एडवांटेजेस क्या होगा कि सीड्स आर सोन एट अ राइट डेप्थ, वो अच्छी डेप्थ मतलब जितनी गहराई में उस बीज को जाना चाहिए उस गहराई में वो चला जाएगा। तो आपके दो चीजें हो गई। थर्ड पे चलते हैं ट्रांसप्लांटेशन, इसको हिंदी में कहते हैं प्रत्यारोपण। जो वर्ड्स को मैंने इंग्लिश में लिखा है वो इंग्लिश में ही, इसको हिंदी में भी यही वर्ड कहते हैं। ट्रांसप्लांटेशन को प्रत्यारोपण कहते हैं। प्रत्यारोपण क्या होता है, अभी तो हमने क्या किया, बीज बाहर से लाया लगा दिया। अब क्या होता है, इन दिस सीड्स आर फर्स्ट सोन इन नर्सरीज। जो ट्रांसप्लांटेशन प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, पहले उनको नर्सरी में ग्रो किया जाता है, मतलब एक बहुत बड़ी जगह होगी जहाँ पे इन प्लांट्स को उगाया जाता है, उनको डेवलप किया जाएगा, ज़्यादा बड़ी मात्रा में नहीं, नॉर्मली इतनी हाइट होगी इनकी, उनको ग्रो किया जाएगा। ग्रो करने के बाद देन सेंडिंग द ट्रांसफर टू मेन फील्ड, क्या करेंगे, उनको अलग जगह पे उगाया गया। अब क्या करेंगे, जब वहां उग जाएंगे तब जाके वो क्या करेंगे, उनको ट्रांसफर करेंगे कहाँ, मेन फील्ड में, यानी खेत में, जो हमारी फील्ड होगी उसमें ट्रांसफर करेंगे। जैसे आपने गांव में सुना होगा कि रोपनी का टाइम चलता है, जब बारिश हो गई तो पूरे खेतों में पानी भर जाता है। वो लोग क्या करते हैं, क्रॉप्स लेंगे, मतलब क्या, जो हमारे यहाँ पे सीड्स हैं वो क्या होंगी, ग्रीन टाइप्स की होंगी और नीचे टाइप की होंगी। तो क्या करेंगे, उसको निकालेंगे और क्या करेंगे, एक एक जगह पे डिस्टेंस के अकॉर्डिंग डालेंगे। पानी भरा होगा खेत में, उठाया बीज, हमने गांव में इसको रोपनी कहते हैं। रोपनी का मतलब क्या है कि आपने सीड्स लिया, वो ग्रीन टाइप का होगा, नीचे उसकी जड़ पे टाइप का थोड़ा सा कुछ होगा, मटेरियल लगा होगा, उसको उठाएंगे, अलग करेंगे, उसमें एक जगह डिप कर देंगे, फिर आगे जाएंगे उसको अलग जगह डिप कर देंगे। मतलब कि प्रॉपर डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, ऐसा नहीं कि सारा ओवरलैप कर देंगे, ओवरलैप का आप जानते हैं क्या हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा। तो उसको एक प्रॉपर डिस्टेंस के अकॉर्डिंग मैनेज करेंगे, जिससे क्या होगा, वो प्रॉपर डिस्टेंस में जो हमारा सीड्स है, जो नर्सरी से ग्रो करके आया है मेन फील्ड में, वो अच्छी तरह से एल्डिंग कर सके, यानी पैदावार उसकी अच्छी हो सके। अब पढ़ते हैं कि हमारा जो बुआई है, अभी तो हमने 3 मेथड पढ़े, बट इसका पारंपरिक तरीका, मतलब जो ट्रेडिशनल मेथड चला आ रहा है पहले से, वो क्या है। ट्रेडिशनल मेथड आपका यही है, सीड ड्रिल वाला। इट इज अ शेप लाइक अ फनल, दीस सीड्स आर फिल्ड इनटू अ फनल व्हिच पासेस डाउन थ्रू पाइप्स। जैसे मैंने आपको बताया कि फनल में बीज भरे जाएंगे, वो पास होती जाएगी किससे, उससे क्या नाम है, पाइप से। हैविंग शार्प एंड, जिसका एंड क्या होगा, शार्प होगा, 3-4 पाइप वो एंड लगे होंगे आयरन ट्यूब्स, उसके अंदर क्या होगा, वो पासेस होता चला जाएगा एंड पियर्स इनटू द सॉइल एंड पुट सीड्स देयर। अब वो क्या करेगा, हमने क्या किया, कीप में डाला, कीप के अंदर हमने क्या किया, फनल पीछे डाउन द पासेस पाइप, पाइप से नीचे गया, उसके शार्प एंड तक गया, मतलब उसके एंड तक गया, एंड पियर्स इनटू द सॉइल एंड पुट द सीड्स देयर। क्या करेंगे, जब आयरन ट्यूब्स में आ गया तो वो जमीन में जैसे जैसे चलना शुरू करेगी तो वो जमीन में फर्टाइल होगा, मतलब क्या होगा, उसके अंदर पियर्स करेगा, एंटर्स करेगा,
यानी प्रवेश करेगा एंड पुट द सीड देयर, तो और खेतों में सीड्स क्या हो जाएंगी, पुट हो जाएंगी। अब आ गया हमने क्या पढ़े, हमारे पास ट्रेडिशनल मेथड कौन सा था, सीड ड्रिल का मेथड हमारे पास ट्रेडिशनल था। इनकेस क्वेश्चन आता है कि मेथड कौन सा है आपका ट्रेडिशनल, तो कौन सा हो सकता है, सीड ड्रिल। उसके साथ आपको ये ब्रीफ करना पड़ेगा कि वो कैसा मेथड है। इट इज अ शेप लाइक अ फनल, एक फनल टाइप की है। इट सीड्स आर फिल इनटू द फनल, सीड्स को फनल में फिल किया जाता है, which passes down through pipes, जो किससे पास होता है, एक पाइप से पास होगा, and having a sharp end, और क्या होगा, जो उसका एंड होगा, अब उसमें 3-4 क्वेश्चन होंगे, जो उसका एंड होगा उसमें क्या होगा, उस एंड तक पहुंचेगा। द एंड्स पियर्स इनटू द सॉइल, जो एंड है यानी जो उसके लोहे के आयरन ट्यूब्स हैं, वो जब फील्ड में प्रवेश करेंगे यानी एंटर्स करेंगे, पियर्स करेंगे, देन सॉइल पुट द सीड्स देयर, तो सॉइल को क्या करे, सॉइल के अंदर सीड्स को क्या करेगा, प्रॉपर डेप्थ के साथ उसको पुट कर देगा। अब आगे हम पढ़ते हैं किसके बाद, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। अभी हमने मैन्योर के बारे में पढ़ा था लास्ट में कि फ्लोइंग क्या क्या होती है, लैबलिंग, फ्लफिंग और मैन्योरिंग देन सोइंग। अभी हम मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, अब मैन्योर क्या होता है, फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं। मैन्योर आपको पता चल गया, जो कैटल डंग से बना होता है, मतलब एनिमल्स के यूरिन से और गोबर वगैरह से। आफ्टर दैट क्या होगा, फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर क्या होता है, मैन्योर को कहते हैं उर्वरक, फर्टिलाइजर को कहते हैं खाद। अब ये फर्टिलाइजर क्या होता है, ये मैनमेड तो होता है बट क्या केमिकल मेड होता है। मैन्योर क्या होता है, नेचुरल सब्सटेंसेस होती हैं। दे आर एडेड टू मेंटेन फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। अब मैन्योर और फर्टिलाइजर्स को हम ऐड क्यों करते हैं, अब हमारे पास मैन्योर भी था और फर्टिलाइजर भी था, तो क्या होता है, इन लोगों को हम ऐड क्यों करते हैं। हमने अभी पढ़ा सॉइल में हमने क्या क्या काम कर लिया, उसकी फ्लोइंग कर दी, लेवलिंग कर दी, सोइंग कर दी, और हाँ ये ट्रांसप्लांटेशंस कर दिया। अब ये सारी चीज़ें करने के बाद अब हमने बीज भी डाल दिए, खेत भी जोत दिया, सिंचाई भी कर दी, बट अभी उसके बाद हमें उसके अंदर क्या डालना है जिससे वो डेवलप ज़्यादा हो सके। उसके अंदर हमें भूमि को क्या करना पड़ेगा, जो हमारी प्लेस है यानी जो हमारी फील्ड है, उसको एक प्रॉपर तरीके में हमें क्या करना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा। अरेंज का मतलब क्या है कि उस प्लेस को हमें इतना यानी उस फील्ड को जिसमें हमें क्रॉप्स उगानी है, उस फील्ड की जो प्लेस है उसको डेवलप करने के लिए उसके अंदर हमें खाद डालनी पड़ेगी, जिससे हमें खाने के लिए प्रोटीन्स और न्यूट्रिशंस की जरूरत होती है। सेम उसी तरीके से जो हमारी फील्ड है उसको भी उपजाऊ क्षमता करने के लिए उसको नीड होती है। अब नीड को पूरा करने के लिए क्या करना है, हमें उसके अंदर मैन्योर डालना है, फर्टिलाइजर्स डालना है। मैन्योर क्या होता है, जो कैटल डंग और यूरिन से बनाया जाता है। फर्टिलाइजर्स क्या होता है, वो केमिकल मेड होता है। तो हम इनको ऐड क्यों करते हैं, दे आर एडेड टू मेंटेन फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। इनको क्यों ऐड किया जाता है, मेंटेन फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बनाए रखने के लिए। किसके लिए, मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बनाए रखने के लिए, यानी जितना मिट्टी सही होगी, मतलब जितनी भी फर्टाइल होगी, उतना ही ज्यादा वो क्या करेगी, डेवलप होगी एंड ग्रो करेगी। आफ्टर दैट हम पढ़ते हैं कि मैन्योर को क्या होता है, these are organic substances obtained by decomposition of animals waste। क्या कहा गया है, ये एक जैविक पदार्थ है, एक ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, एक जैविक पदार्थ है, मतलब जो नेचुरल सब्सटेंसेस हैं। obtained by a decomposition, किससे प्राप्त होता है, डीकम्पोजिशन यानी विघटन, मतलब कोई भी चीज कन्वर्ट हो जाती है, विघटन हो जाती है, मतलब टूट जाती है, उस चीज को डीकम्पोजिशन ऑफ एनिमल वेस्ट। एनिमल्स के वेस्ट, एनिमल क्या वेस्ट करते हैं, यूरिन निकालते हैं, जो आपका डंग निकालते हैं, जो गोबर होता है गाय का गोबर और जो उनका यूरिन वगैरह होता है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। और बाकी जो हमारी सब्जियों का वेस्ट होता है, इसका छिलका होता है, फ्रूट्स का छिलका होता है, जो वेस्ट हो जाता है, वो सब क्या करते हैं, हम उसको एक जगह में होल बना के वहाँ इकट्ठा करते रहते हैं, और धीरे 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 ये क्या किस में कन्वर्ट होती है, खाद में कन्वर्ट होती है। तो वो चीज मैन्योर कहलाती है, एनिमल्स के डंग्स, कैटल डंग्स और यूरिन से। दीज आर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ये एक जैविक पदार्थ है जिससे किसके, जो जानवरों के वेस्ट से प्राप्त होता है, और वो विघटन होकर एक उर्वरक बनाता है। इसका हिंदी ट्रांसलेशन आपको नोट्स में मिल जाएगा, तो आप नोट्स में डाउनलोड कर लीजिएगा, मैं आपको ब्रीफ करती जा रही हूँ। तो आप पढ़ते हैं, हमने किसके बारे में पढ़ लिया, मैन्योर के बारे में पढ़ लिया, आगे पढ़ते हैं इसके बारे में।
मेन्योर के बारे में पढ़ा था। अब मेन्योर भी हमें दो तरीके से प्राप्त होती है, एक फार्म यार्ड से, एक फार्म यार्ड से प्राप्त होगी, मतलब क्या, खेत के पास का घेरा, जो मैंने अभी आपको ब्रीफ किया था कि एक होल बनाया, उसमें कैटल डंग डाला, यूरिन डाला, बाकी जितनी वेजिटेबल्स के, फ्रूट्स के जो वेस्ट मटेरियल है वो उसमें जाके हमने डंप कर दिया। अब डंप करने के बाद क्या होगा, तो उसको क्या कहेंगे हम, फार्म यार्ड, यानी खेत के पास के घेरे से हमने जो प्राप्त किया, कंसिस्ट ऑफ कैटल डंग। किससे प्राप्त करते हैं हम लोग, कंसिस्ट ऑफ कैटल। मैं जो बोलती जा रही हूँ वो लिखते भी जाइएगा, एंड प्लांट रिसाइड्स यूज, क्या हो जाएगा, ये जानवरों के गोबर और जानवरों के अवशेष से प्राप्त होता है। किसके, ये गोबर के पौधे और अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। विघटन मतलब तोड़ना, यानी क्या किया जाएगा, कंसिस्ट ऑफ कैटल डंग एंड प्लांट रिसाइड्स यूज, क्या हो जाएगा, जो प्लांट्स के जो वेस्ट होते हैं और जो कैटल डंग यानी गाय का गोबर और यूरिन आता है, हमें उससे मिलता है ये। उसके बाद सेकंड आपका पास कंपोस्ट। कंपोस्ट भी एक प्रकार का खाद है। ये किससे होता है, डीकंपोजिशन। डीकंपोजिशन का मतलब क्या, कि विघटन यानी तोड़ना, सड़ने करने से, ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। अब इसमें डिफरेंस क्या है, देखिए हमने जो फार्म यार्ड पढ़ा, यानी हमने क्या पढ़ा कि जो हमें मिलेगा कंसिस्ट ऑफ कैटल डंग एंड प्लांट रिसाइड्स यूज, क्या हो जाएगा, कंसिस्ट ऑफ कैटल डंग, गोबर के, जानवरों के गोबर और यूरिन से, और एनिमल्स के, प्लांट्स के वेस्ट से, जैसे मैंने कहा कि सब्जियों का, फ्रूट्स का, उन सब के अवशेष जो भी मतलब जो हमारे लिए वेस्ट थे, उन सबको हमने क्या किया, उसी डंप में डालते चले गए, जिसमें हमने गाय का गोबर, यूरिन वगैरह पुट किया था, वो सब चीजें भी हम वहां पुट करते गए, वो धीरे धीरे किसमें कन्वर्ट होती गई है, मेन्योर में। बट सेकंड है कंपोस्ट, ये भी एक खाद है, बट इसमें क्या चेंजेस है, ये एनिमल्स ये प्लांट्स के वेस्ट और कैटल डंग से नहीं बनता है, ये एनिमल्स और प्लांट्स के वेस्ट से बनता है। यानी एनिमल्स का वेस्ट मतलब जो जानवर हैं मर जाते हैं, वो धीरे धीरे सड़ जाते हैं, जब वो खराब हो जाते हैं, वो धीरे धीरे किसमें कर देते हैं, मिट्टी में मिल मिल के खाद बन जाती है, तो उसको कहते हैं कंपोस्ट खाद। डीकंपोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स वेस्ट, ये पेड़ पौधों के अवशेष और किसके, एनिमल्स के वेस्ट, जैसे एनिमल्स जो मर जाते हैं, छोटे छोटे एनिमल्स से बड़े भी, वो धीरे धीरे सड़ते रहते हैं, मिट्टी में सड़ते जाएंगे, गलते जाएंगे, जब वो धीरे धीरे खराब होते जाएंगे ना, तो वो धीरे धीरे सड़ते सड़ते खाद के रूप में कन्वर्ट करते हैं, तो उसको कहते हैं कंपोस्ट खाद। तो ये आपका कंपोस्ट खाद था। अब क्या होता है, इसमें जानवरों को तोड़ के तो बनाया जाता है, मतलब क्या, जो मरे हुए जानवर धीरे धीरे ब्रेक होते जाते हैं, तो डीकंपोजिशन में हमारा क्या होता है, एक अर्थवॉर्म भी होता है, केचुआ जो होता है ना, केचुआ और बहुत ही छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं। केचुआ क्या करता है, मिट्टी में पाया जाता है, ये मिट्टी को उपजाऊ बनाता है, इतना तो आपको मालूम है। केचुआ क्या करता है, वो जिस भूमि में रहता है उस मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। तो मोस्टली आप देखेंगे जब भी खेतों में हल वगैरह हम चलाएंगे या मिट्टी जब भी खुदाई करते हैं, तो उसमें केचुए बहुत निकलते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बनाए रखते हैं। अब केचुए क्या होते हैं, वनस्पति और भोजन के कचरे द्वारा विघटित होकर बनती है। जो केचुए हैं तो मिट्टी को उपजाऊ करते हैं, प्लस क्या, जब मिट्टी में सड़गल जाते हैं और भी बहुत सी चीज़ें मिक्सअप हो जाती हैं, भूमि में तो हम बहुत चीज़ें फेंकते हैं, कुछ भी खाया हो जमीन पे गया, गांव में तो बहुत सारी चीज़ें खेतों में ही पाई जाती हैं, तो वो क्या होती हैं, हम लोग उसमें धीरे धीरे डालते हैं, क्योंकि वो क्या होता है, वहाँ डाल के छोड़ देते हैं, वो अपना धीरे 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 सड़ते किस में डेवलप होगा, वो उसी जमीन में तो ऑब्जर्व होगा, इसीलिए वो कोई भी वेस्ट जाता है तो सीधा खेतों में डाल आते हैं। क्यों, क्योंकि क्या होता है, सड़ेगी, सड़ के कहाँ जाएगी, उसी मिट्टी में तो मिलेगी, और मिट्टी में मिलेगी तो क्या होगा, वो उसको उपजाऊ बनाएगी। तो इसलिए क्या था, हमारे पास दो तरीके की खाद होंगी मेन्योर में। कौन कौन सी थी, फार्म यार्ड थी, जो हमें कैटल डंग और यूरिन से बनाया जाता है, किसके, एनिमल्स के, प्लांट्स के वेस्ट से और कैटल डंग से। सेकंड था कंपोस्ट खाद। कंपोस्ट खाद में क्या था, डीकंपोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स वेस्ट और प्लांट्स के, तो उससे बनाया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। आपका नेक्स्ट टॉपिक है एडवांटेजेस ऑफ मेन्योर। अभी हमने मेन्योर के बारे में तो पढ़ लिया क्या क्या है, अब इसके एडवांटेजेस के बारे में भी पढ़ लेते हैं। अब एडवांटेजेस क्या है मेन्योर के, यानी क्या, उर्वरक की विशेषताएं। पहला क्या है, हमारा मेन्योर क्या करता है, हमें न्यूट्रिशन
देता है, क्या देता है, एड न्यूट्रिशन टू सॉइल, न्यूट्रिएंट्स देता है ना, पोषक तत्व देता है। मैन्योर क्या करता है, खाद है, नॉर्मल है, एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, तो हमारी मिट्टी को क्या करता है, पोषण प्रदान करता है, यानी हमारी मिट्टी क्या होती है, डेवलप होती है। डेवलप मतलब क्या कहेंगे, उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स, जैसे हमारी बॉडी को प्रोटीन, न्यूट्रिएंट्स, विटामिन वगैरह चाहिए होते हैं, वैसे सॉइल को भी तो चाहिए होते हैं। तो जो हमारा मैन्योर है मतलब एक जैविक है, यानी ऑर्गेनिक सब्सटेंस, यानी जैविक पदार्थ है, नेचुरल सब्सटेंस है, तो वो क्या करता है, मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। और हमें ये मालूम है कि जब तक हमारी मिट्टी उपजाऊ नहीं होगी तब तक हम उस पर क्रॉप है हमारे, हम उसको डेवलप नहीं कर पाएंगे अच्छी तरीके से। सेकंड हो जाएगा इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ सॉइल। क्या करेगा ये, इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ सॉइल, ये मिट्टी की क्वालिटी को, यानी मिट्टी की उपजाऊ को बनाता ही है और उसको पोषण प्रदान करता है। तो ये मिट्टी की क्वालिटी को क्या करता है, बढ़ाता है, अच्छा करता है, मिट्टी की क्वालिटी को इम्प्रूव यानी उसकी उपजाऊ क्षमता को बढ़ाता है, उपजाऊ क्षमता को बढ़ाता है। किसको बढ़ाता है, मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को कौन बढ़ाता है, इम्प्रूव करता है, कौन, मैन्योर। तो ये दो चीजें हमें मालूम पड़ गई। थर्ड आपका हो जाएगा ऐड ह्यूमस टू सॉइल, खाद को मिट्टी में डालता है, खाद को मिट्टी में डालना। ह्यूमस का क्या मतलब था, ह्यूमस का मीनिंग है जो खाद है ना हमारी, जो हमारी ह्यूमस सॉइल जो मिट्टी में क्या करता है, खाद को ऐड करता है। मैन्योर का क्या काम हुआ, में इसके क्या क्या बेनिफिट्स हुए, पहला तो हमारी मिट्टी को उपजाऊ पोषण प्रदान करता है, मतलब उसको न्यूट्रिएंट्स दे रहा था, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर रहा था। थर्ड वन क्या था, ह्यूमस डाला था, मतलब क्या होता कि जो खाद है उसको मिट्टी में डाला जा रहा था जिससे वो क्या हो रही थी, इम्प्रूव हो रही थी। तो ये थे आपकी विशेषताएं, ये कुछ बेनिफिट्स थे। अब फर्टिलाइजर्स पे चलते हैं। हमने मैन्योर को क्लियर कर लिया, अब फर्टिलाइजर्स को पढ़ते हैं। फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, इसको कहेंगे खाद। अब ये क्या होता है, फर्टिलाइजर्स होते हैं कौन से, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं। इनऑर्गेनिक मतलब अजैविक, जैविक मतलब जो ऑर्गेनिक है, जो नेचुरल सब्सटेंसेस हैं। अब ये होता है इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स की। मैंने आपको हर पॉइंट्स की डेफिनेशन क्लियर की है, तो मैनेज कीजिएगा, उसे प्रॉपर डेफिनेशन मेंटेन कीजिएगा। एग्जाम में जब भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको उसके साथ साथ डेफिनेशन के साथ एक एक दो पॉइंट उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस लिखेंगे, ताकि वो क्वेश्चन को प्रॉपर वे में आप आंसर डिफाइन कर पाए। ठीक है, तो फर्टिलाइजर्स क्या हो जाते हैं, खाद। फर्टिलाइजर्स हो गए आपके खाद। फर्टिलाइजर्स की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, फर्टिलाइजर्स इज अ man-made inorganic फर्टिलाइजर्स क्या है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट है, यानी क्या पूर्वक एक मानव निर्मित लवण है, सॉरी खाद एक मानव निर्मित लवण। मतलब क्या है, ये नेचुरल द्वारा नहीं, मतलब ये नेचर के द्वारा बनाई नहीं जाएगी, ये हमने बनाया है बाय मैन, यानी हमने बनाया तो इसमें क्या होगा, नॉर्मल सी चीजें अगर हमने बनाया तो उसमें मोस्टली केमिकल्स मिले ही होंगे, इसीलिए उसे इनऑर्गेनिक कहा गया है, यानी अजैविक कहा गया है। ठीक है, इसलिए इसे अजैविक कहा गया है। इसके अंदर कौन कौन सी हो जाती है, इसके अंदर हमारे पास तीन चीजें होती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर। ये पोटेशियम वगैरह होती हैं जो हमारी क्या होती है, इन खादों में मिलती है, मतलब जो भी हम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लेते हैं ये एनपीके की फॉर्म में होती है। एनपीके का मतलब क्या था, नाइट्रोजन, फास्फोरस, उसके बाद है पोटेशियम। ये तीन चीजें मिलकर ही बनी होंगी इसमें। जो हमारी बाहर की जो खाद होती है, जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, वो मोस्टली चीजें सब मिलकर ही बनी होंगी। कौन सी, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ये तीन चीजें उसमें मिलकर ही बनी होंगी। तो आइए अब इसके बारे में डिफरेंस भी पढ़ लेते हैं कि खाद और उर्वरक यानी मैन्योर और फर्टिलाइजर्स में डिफरेंस क्या है।
तो ये आपके थे, हमने ब्रीफ कर दिया कि मैन्योर और फर्टिलाइजर्स होते क्या क्या हैं, वो कैसे बने होते हैं। मैन्योर के ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है और फर्टिलाइजर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके डिफरेंसेस पढ़ेंगे और आगे के टॉपिक्स